गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। क्विज हो गया ना सभी का, या किसी का बाकी रह गया है क्विज एग्जाम? यस सर। आवाज सुनाई नहीं दे रही यार आप लोगों को। हेलो। यस यस सर, सर, हो गया। सबमिट करिए। ठीक है। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आरएसए। तो आरएसए is one kind of the first public cryptography system after DeFi हेलमैन की एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था कि DeFi हेलमैन की एक्सचेंज को मतलब आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, या तो ये बोल सकते हो कि जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है उसमें जो की को सिक्योरली शेयर करने वाली बात थी वो डिफाई हेलमैन की एक्सचेंज से अचीव होता है, ये बोल सकते हो। या दूसरा ये बोल सकते हो कि डिफाई हेलमैन की एक्सचेंज जो प्रोसेस है ना वो कहीं ना कहीं पब्लिक क्रिप्टोग्राफी जो सिस्टम्स है उसके बेस तैयार करता है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि हम दो की बात करते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की पब्लिकली डायरेक्टली में अवेलेबल होता है और प्राइवेट की सभी बंदे के पास अपना सिक्योर रहता है। एडवांटेज क्या था पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम की तुलना में? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में जितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं उतने नंबर ऑफ की हमें याद करने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ की याद करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक की को आप पब्लिक डायरेक्टली में अपलोड कर दो, प्राइवेट की अपना याद रखो। और जो भी बंदा आपको मैसेज भेजना चाहता है सिक्योर मैसेज, वो क्या करेगा आपके पब्लिक की के थ्रू मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और इस मैसेज को वही डिक्रिप्ट कर पाएगा जिसके लिए टारगेटेड किया गया है, क्योंकि सिर्फ उसी के प्राइवेट की से डिक्रिप्शन होगा। ठीक है ना? तो ये बिगेस्ट एडवांटेज थी इसकी, क्या कहते हैं, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम की सिमेट्रिक की तुलना में। तो हमने लास्ट क्लास में डिफाई हेलमैन की एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ा था। अब उसके बाद हम देखेंगे आरएसए। आरएसए एक पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम है जो कि 1978 के आसपास ही जब डिफाई हेलमैन की एक्सचेंज मार्केट में आया था, जस्ट उससे थोड़े दिन बाद आरएसए एल्गोरिथम आया हुआ था। ठीक है। तो आरएसए स्टैंड फॉर रॉन रैबिट एडी समीर एंड लेन एडल्समैन। ठीक है। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, आप ये देख लेना। तो हम इसके बिल्कुल डेप्थ में नहीं जान रहे हैं, हम सीधे से की जनरेशन प्रोसेस में चल रहे हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बेस पे। अब एक चीज याद होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स में क्या है कि हर एक यूजर्स दो की पेयर जनरेट करेंगे, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अब लेट से कि जो एलिस है सोर्स, वो बॉब को कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, तो एलिस को क्या जरूरत है? एलिस को बॉब की पब्लिक की जरूरत है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बॉब है वो की जनरेशन कैसे करेगा, उसे की जनरेशन की प्रोसेस क्या होती है। उसी तरीके से एलिस मान लो किसी और से बात करना चाह रहा है, तो यहाँ पे एलिस की जरूरत ही नहीं है। एलिस ना तो अपना पब्लिक यूज करेगा ना प्राइवेट यूज करेगा। एलिस बॉब के लिए मतलब जो थर्ड पार्टी है उसका पब्लिक की यूज करके मैसेज इनक्रिप्ट करके उसको सेंड करेगा और वो उसे डिक्रिप्ट करेगा। अब एलिस का की कौन यूज करेगा? जो एलिस को मैसेज भेजना चाह रहा हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे डेस्टिनेशन की पेयर की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो रिसीव करने वाला है उसका। तो लेट से कि हमारे पास एलिस है और बॉब है, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं सिक्योरली, यानी कि एलिस मैसेज सेंड करना चाह रहा है तो उसे बॉब की पब्लिक की जरूरत पड़ेगी, और बॉब उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना चाह रहा है तो उसे अपनी खुद की प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे की जनरेशन प्रोसेस इसमें कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉब है वो क्या करेगा कि कोई भी दो लार्ज प्राइम नंबर सेलेक्ट करेगा। लेट्स से कि वो प्राइम नंबर आपका पी और क्यू है। रिमेंबर, लार्ज प्राइम नंबर आप सिंपल 7 और 13 भी कर सकते हो, लेकिन 7 इंटू 13 जो भी 91 आएगा, और जो n इक्वल टू 91 पब्लिक प्लेस पे ट्रेवल करेगा, तो उसको पता है कि जो 91 है दो लार्ज प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि वन प्राइम नंबर एक जो है 13 है और एक है 7, जबकि पी और क्यू हमारे प्राइवेट होते हैं। तो आपको लार्ज प्राइम नंबर चूज करने के पीछे रीजन ये है कि n इतना ज्यादा अमाउंट में आए कि कोई भी इजीली देख के उसे गेस न कर पाए कि पी और क्यू क्या है। इसीलिए बोलते हैं कि आरएसए एल्गोरिथम की जो सिक्योरिटी है, हार्डनेस ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। तो क्या करेगा बॉब? कोई भी दो प्राइम नंबर पी और क्यू सेलेक्ट करेगा सच दैट बोथ आर वेरी हाई, पी और क्यू बहुत हाई है। उसके बाद बॉब विल कैलकुलेट द एन एंड एन विल बी प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू।
तो n कैलकुलेट हो गया p और q के प्रोडक्ट से, p q आपने सेलेक्ट कर ही लिया है। उसके बाद बाय यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिथम्स यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द फाई n। अब आपको जो मैं पिछले रिसोर्सेज जो लेक्चर नोट 4 और 3 दिया हुआ हूँ उसको आप ढंग से देखेंगे, उसमें एक यूक्लिड एल्गोरिथम्स आता है, फाई यूक्लिड एल्गोरिथम्स। यूक्लिड एल्गोरिथम्स में क्या होता है, आपको फाई n कैलकुलेट करना होता है, और फाई n क्या होता है, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन का प्रोडक्ट होता है इफ p एंड q आर प्राइम। तो आपको तो पता है ही कि हम आरएसए की जनरेशन में दो लार्ज प्राइम नंबर चूज किए हैं p एंड q, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है n इक्वल टू p q। उसके बाद बाय यूजिंग द यूक्लिड्स फाई एल्गोरिथम्स वी विल कैलकुलेट द फाई n एंड फाई n विल बी p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन इफ p एंड q आर बोथ प्राइम। अगर p और q प्राइम नहीं होगा तो फाई n की दूसरी फार्मूला होता है, तो वो हमें हमारी कंसर्न नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमने p और q तो प्राइम ही चूज किया हुआ है, इसलिए फाई n विल बी p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। देन आफ्टर दैट बॉब विल सेलेक्ट वन इंटीजर ई, यानी कि बॉब कोई भी एक इंटीजर नंबर ई सेलेक्ट करेगा, और ई का सिलेक्शन ऐसा होगा कि जीसीडी ऑफ फाई एन कॉमा ई विल बी वन। दैट मीन्स फाई एन एंड ई बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। आपने फाई एन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप एक ई नंबर सेलेक्ट करोगे, इंटीजर नंबर होगा जो कि ई होगा, उसे आप सेलेक्ट करोगे। अब ये नंबर ऐसा होगा जो कि फाई एन के साथ को प्राइम होगा। अब को प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या है, जीसीडी ऑफ फाई एन कॉमा ई मस्ट बी वन, वेयर ई बिलोंग्स फ्रॉम आइदर बिटवीन वन एंड फाई एन, यानी वन से ग्रेटर देन और फाई एन से लेस देन, इसके बीच का कोई वैल्यू ई होगा। ठीक है, तो आप फाई एन यहाँ से पी आपको मिल गया है, क्यू मिल गया है, आपने एन कैलकुलेट कर दिया, फाई एन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अब जो ई की वैल्यू होगी वो वन से ज्यादा और फाई एन से कम होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ई भी सेलेक्ट कर लिया। ई आपने जब सेलेक्ट कर लिया, देन यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द डी, एंड डी इज नथिंग बट इट्स ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ई। So how you will calculate D? D will be calculated by using this formula where इसको सीधे आप लिख सकते हो ED इक्वल टू वन मॉड फाई एन, या लिख सकते हो D इक्वल टू इनवर्स ऑफ E मॉड फाई एन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, E सेलेक्ट करना है, और E ऐसा सिलेक्शन होगा कि आई एन और E को प्राइम है एक दूसरे से। देन अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर आपको D कैलकुलेट करना होगा, और D क्या होगा, एक कुछ नहीं होगा, E का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का आप फार्मूला जानते हो, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो स्नैपशॉट आपको फिर से मैं भेज रहा हूँ। ये लेक्चर नोट 4 में मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला। फ्रेंड आप व्हाट्सएप चेक करो अपना एक बार, वायरलेस। यानी कि लेक्चर नोट्स व्हाट्सएप दिखा आप लोगों को? हाँ या नहीं, कुछ बोला करो भाई, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ चल रहा है। दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, यस सर। तो ये लेक्चर नोट्स 4 है, इसका एल्गोरिथम्स वगैरह आप देख लेना, एल्गोरिथम्स एक बार देखोगे तो और बेहतर वे में समझ में आएगा। ओके, तो लेक्चर नोट्स 4 में इसका एल्गोरिथम्स, ये बेसिकली जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करता है वो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम से कैलकुलेट करते हैं। ये एल्गोरिथम्स में आपको मैं सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप में। ये लेक्चर नोट्स 4 आप देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप देखोगे तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स में एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम m कॉमा b, वेयर b इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ m। अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में a1 a2 a3 चूज करना पड़ेगा जिसका वैल्यू 10 m होगा। देन यू हैव टू कंसीडर b1 b2 b3 जिसके वैल्यू 0 1 b होंगे। इफ b3 इक्वल टू 0 रिटर्न a3 and a3 will be gcd of m comma b means no inverse। इस तरीके से इस एल्गोरिथम को फॉलो करोगे, और एल्गोरिथम को फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 550 मॉड्यूलो 1759 देन वी विल कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। जो अपन एल्गोरिथम ऊपर देखें उसी को फार्मूला वे में दिया हुआ है, और इसका फाइनली आंसर 355 आएगा। ठीक है,
तो यानी कि जो मैं रिसोर्स आपको शेयर कर रहा था आरएसए एल्गोरिथम्स के लिए, इसमें क्या है कि सेलेक्ट इंटीजर ई। अब आप अपने उसमें आ जाओ, क्या कहते हैं, गूगल मीट वाले रिसोर्सेस पे। तो गूगल मीट वाले रिसोर्सेस में आपने सेलेक्ट टी क्यू सेलेक्ट किया था, लार्ज प्राइम नंबर, उसके बाद एन भी कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम से आपने फाई एन कैलकुलेट कर लिया था। यूक्लिड एल्गोरिथम आपके लेक्चर नोट 5 में मिलेंगे। फिर उसके बाद आपने एक इंटीजर सेलेक्ट किया था ई, और ई ऐसा होना चाहिए कि फाई एन के साथ को प्राइम हो और इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और फाई एन से लेस देन होगा। अगर ऐसा है, ई और फाई एन आर बोथ आर को प्राइम, then definitely one multiplicative inverse of E will exist there, and that will be D, and D can be calculated by using this formula, D equal to inverse of E mod phi n। अगर आपने फिर D कैलकुलेट कर लिया तो कुल मिला के अब आपकी जो पब्लिक की पेयर होगी, जो पब्लिक डायरेक्टली में अवेलेबल होगा, दैट विल बी सेट ऑफ E एंड N। N आपने कैलकुलेट किया था, N इज द P क्रॉस P इंटू Q, एंड E इज द, यू हैव सेलेक्टेड वन इंटीजर E, ठीक है ना। तो आपने E और N, दिस वन इज द पब्लिक की एंड इट विल बी स्टोर इन द पब्लिक डायरेक्टली, एनीवन कैन एक्सेस इजीली, ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट की का पेयर होगा वो क्या होगा, D, P, Q। अब अगर किसी को पता भी है कि E क्या है तो वो D कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको नहीं पता है कि फाई n क्या है, उसको नहीं पता है कि P और Q क्या है, क्योंकि आपने तो N को पब्लिक किया हुआ है ना, और n बहुत ही लार्ज नंबर है, क्योंकि n जो है बहुत ही लार्ज प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है p and q के। So no anybody can guess p and q. If they are not able to guess p and q, then they are not able to guess phi n. If not able to guess phi n, that means अगर आपने e दिया हुआ भी है तो वो d कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसलिए आरएसए एल्गोरिथम की जो की स्पेस होती है वो होता है e, n, d, p, q, और इस की स्पेस में से पब्लिक की जो स्पेसिंग होती है वो E, N होती है, और प्राइवेट की के D, P, Q होता है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी कोई डाउट की जनरेशन प्रोसेस में? मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग फर्दर। अब इसमें एन्क्रिप्शन कैसे होगा कि आपने तो की जनरेट कर लिया, बॉब के पास की आ गया, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की क्या है, दैट इज द सेट ऑफ E, N, और प्राइवेट की क्या है, दैट इज द सेट ऑफ D, P, Q, ठीक है ना। E और N को आपने पब्लिक कर दिया है, E और N को देख के कोई भी नहीं पता कर सकता कि D क्या है, P क्या है, Q है। इसीलिए इसके क्वेश्चन पूछा जाता है आरएसए एल्गोरिथम की जो हार्डनेस ऑफ सिक्योरिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन द विच कॉन्सेप्ट, और नीचे रहेगा लॉगरिथमिक डिस्क्रीट प्रॉब्लम, फैक्टराइजेशन हार्डनेस प्रॉब्लम। फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि इसका फैक्टराइजेशन बहुत हार्ड है। तो अब आपको की पेयर जनरेट हो गया। नाउ यू विल स्टार्ट टू एन्क्रिप्ट द मैसेज। सपोज यू हैव ए प्लेन टेक्स्ट मैसेज M and M will be less than of N, then you will calculate cipher text C and that will be the M, E mod N। यानी कि E और N पब्लिकली अवेलेबल है, तो जो एलिस है वो बॉब का E और N को पब्लिक डायरेक्टली से रिसीव किया और E और N को यूज करके उसने साइफर टेक्स्ट क्रिएट किया, यानी इंक्रिप्शन प्रोसेस लगाया। तो साइफर टेक्स्ट कैसे जनरेट होगा, M, E mod N से। अब डिक्रिप्शन कैसे होगा, डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ बॉब के पास, बॉब क्या करेगा, जो साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है जो कि M के पावर E है, तो इसमें अपना D से इसका स्क्वायर क्या बोलते हैं, इस टाइप से जैसे साइफर टेक्स्ट C हुआ और प्लेन टेक्स्ट विल बी M विल बी C टू द पावर D mod N, और D चूंकि प्राइवेट है, ये किसी को नहीं पता है, D सिर्फ और सिर्फ बॉब को पता है, तो इस तरीके से वो कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि वापस M प्लेन टेक्स्ट मैसेज को गेन कर लेगा। तब इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 ब्लॉक दिख रहा है आपको, की जनरेशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, दैट 3 ब्लॉक्स बेसिकली गिव्स द आइडिया हाउ टू generate the key and how to perform the encryption and decryption algorithms of concept in RSA, ठीक है। तो ये RSA एल्गोरिथम का की पॉइंट है ऊपर वाले तीनों। इसको और डिटेल में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो रिसोर्स में शेयर करूंगा, ये आप इसके ऊपर वाला पॉइंट भी पढ़ लेना, बट की पॉइंट वही 3 है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इन द क्वेश्चन। सपोज कि मैं एक छोटा सा प्राइम नंबर चूज कर रहा हूँ, बहुत लार्ज प्राइम नंबर नहीं चूज कर रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आपको समझने के लिए आप इजीली समझ पाओ।
तो जैसे कि हमारा की जनरेशन एल्गोरिथम में क्या था, पहला स्टेप क्या था आरएसए एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए, बॉब विल ट्राई टू जनरेट द की पेयर, ठीक है ना, यानी कि पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा बॉब, फर्स्ट स्टेप में ही विल ट्राई टू चूज टू लार्ज प्राइम नंबर, लेकिन हम यहाँ पे एक स्मॉल ले रहे हैं, एक p इक्वल टू 7 और q इक्वल टू 17। तो कैलकुलेट देन बॉब विल कैलकुलेट द n एंड n विल बी प्रोडक्ट ऑफ p into q, p and q का प्रोडक्ट है, देन यू विल गेट 119। Now after getting this n, you will try to calculate the phi n, and phi n will be p minus 1 into q minus 1, क्योंकि p और q प्राइम नंबर है, then your answer will be 96। अब इसको कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है 5, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि 96 के साथ को प्राइम हो और जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा और 96 से कम हो। तो आपने e इक्वल टू 5 सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख लो 5 और 96 की जो GCD होगी वो 1 होगी, इनके बीच 1 को छोड़कर और कोई भी नंबर नहीं है जिसमें कॉमनली डिवाइड हो सके। So that's why E and 96 both are co-prime to each other। अब अगर आपने E फाइंड आउट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया 5 जो कि phi n के साथ को प्राइम है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली phi का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द D and you can determine D by using this formula E into D congruent 1 mod phi n। Now use extended version of Euclid algorithms। आपको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम यानी कि जो मैं आपको अभी व्हाट्सएप किया था वो कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ई का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 77 होगा, आप कैलकुलेट करना है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम से। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप इजीली चेक कर सकते हो ई इंटू डी कॉन्ग्रेट ऑफ 1 मॉड फाई एन। तो ई आपका 5 है और डी 77 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 77 इंटू 5 तो 385 आएगा, और 385 को आप 96 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ई इंटू डी कॉन्ग्रेट 1 मॉड फाई एन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसीलिए ई का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 77 है। तो आपने ई भी निकाल लिया 5, डी भी निकाल लिया 5। नाउ योर जो आपकी क्या कहते हैं पब्लिक की होगी वो क्या क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और e हो जाएगा। n क्या है 119 और e क्या है 5। आपने 5,119 निकाल लिया। और आपकी जो प्राइवेट की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी d, p और q। d क्या है 77, p क्या है 17 और q क्या है, सॉरी p क्या है 7 और q है 17। तो आपके प्राइवेट की जो क्या हो जाएगी वो 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 77, 7, 17। नाउ कंसिडर करो कि जो एलिस है वो एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज 19 सेंड करना चाह रहा है बॉब को। तो एलिस क्या करेगा, सबसे पहले इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। और कैसे इनक्रिप्ट करेगा, बॉब के पब्लिक की को यूज करके। बॉब की पब्लिक की स्पेस क्या है 5,119 है। तो आपको पता है कि इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेट होता है, मैसेज टू द पावर ई मॉड एन। मैसेज क्या है 19 है, ई क्या है 5 है और मॉड 119। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा साइफर टेक्स्ट 66। ये बहुत छोटा नंबर है। अभी इसमें बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट क्लिप्स में। तो आपने क्या किया कि आपने की पेयर जनरेट कर लिया पब्लिक और प्राइवेट। उसके बाद आपके पास मैसेज है M19 और ये मैसेज ऐसा होना चाहिए कि लेस देन n होनी चाहिए, और n आपकी क्या है 119। तो 119 जो है 119 से लेस है। तो आपने साइफर टेक्स्ट जनरेट कर लिया, साइफर टेक्स्ट आपको 66 आया। अब जो साइफर टेक्स्ट 66 है वो मार्केट में ट्रेवल करेगा पब्लिक प्लेस पे, यानी आपकी इनसिक्योर मीडियम में। उसके बाद क्या है कि डेस्टिनेशन के पास आएगा और डेस्टिनेशन विल नाउ परफॉर्म द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड एज यू नो एज पर द रूल ऑफ आरएसए एल्गोरिथम डिक्रिप्शन विल बी c टू द पावर d। c क्या है 66 है और d क्या है 77 है। तो 66 टू द पावर 77 इंटू मॉड 119 करोगे तो आपको वापस मैसेज 19 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 66 टू द पावर 77 मॉड 119 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसको आप इजीली नहीं कर सकते हो। इसको कैसे अचीव करना है
इसके लिए हम स्क्वायर एक मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ और उसको थोड़ा सा समझाता भी हूँ क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट, यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा तो बताएं। पूरे आरएसए एल्गोरिथम्स में जो आपको डिफिकल्टी जाएगी वो कहाँ कहाँ पे जाएगी कि जो आप c इक्वल टू m टू द पावर e मॉड n कैलकुलेट कर रहे हो, ये लार्ज नंबर हुआ तो इट विल वेरी हार्ड टू कैलकुलेट दिस वन। उसी तरीके से वापस जब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म करोगे m इक्वल टू e टू द पावर d मॉड n, अगर लार्ज नंबर रहा तो फिर से कैलकुलेट करना बड़ा हार्ड होगा। ये दोनों का सोल्यूशन अभी मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन लॉ के थ्रू। एक तो ये आपको इशू जाएगी, और दूसरा जो आपको इशू जाएगा कि आप एक ऐसा ई कैसे सेलेक्ट करोगे जो कि फाइयन के साथ क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, तो ये जनरली आपको क्वेश्चन में ई दिया रहता है या डी दिया रहेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन दिया रहता है, तो एक को हेल्प करके दूसरे को आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर किया हुआ हूँ, और रिसोर्सेज भी आपको दिया गया हुआ है लेक्चर नोट 4 एंड लेक्चर नोट 5। उसके हेल्प से यू कैन इजीली कैलकुलेट इट ई एंड डी। यहाँ तक किसी कोई डाउट अगर है तो लेट मी नो। नो सर। राशि का रहना समझ में आ रहा है? Yes, sir. शेफाली कौल, Yes, sir. शबिंदा फरहा खान, Yes, sir. ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर डिफरेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है आई थिंक आरएसए एल्गोरिथम तक। आपको एक रिसोर्स दिखाई दे रहा है वीक 6 लेट n इक्वल टू 11413, ये दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो अब ये क्वेश्चंस वही है जो हम लोग अभी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि लेट से कि आपके पास एक बहुत ही लार्ज नंबर कुछ इस टाइप से है कि n इक्वल टू 11413, m इक्वल टू 3533, a इक्वल टू 9726, देन कंप्यूट 9626 टू द पावर 3533 मॉड 11413। तो आप एक कैलकुलेटर लगा लेना, कंप्यूटर लगाने में बहुत हार्ड जाएगा आपको सॉल्व करना, मतलब इसका आंसर को फाइंड आउट करना। क्योंकि आरएसए एल्गोरिथम्स में आपने देखा कि m टू द पावर e मॉड n, m भी हाई है, e भी बहुत लार्ज नंबर है और मॉड भी बहुत लार्ज नंबर है। तो इसकी आंसर क्या आएगी, इसे कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसके लिए क्या है कि वी कैन यूज स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एल्गोरिथम, या इसको मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सीधे प्रोसीजर बताता हूँ कि आपको क्या करना है। कि 9726 ए बेसिकली ए हो गया, ए टू द पावर m मॉड n। तो ए को तो एज इट इज रखने दो 9726। आप क्या करो कि जो m है 3533, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालो। तो 3533 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? अरे भाई,
क्या होगा 3533 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन? एनीबॉडी कैन टेल मी? निकाल लें सर। आयुषी आया? सर एक सेकंड। यस सर, हो गया। क्या भाई? 1101 1100 यस सर, 11 01 बिल्कुल ना, यही है। सर 110111001101। सभी का यही है। ठीक है, इक्की का यही है। चलो नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सअप देखो आप लोग। व्हाट्सअप देख रहे हो यार? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। व्हाट्सएप में देखिए, आपको एलसीएम लेना है 3533, या डायरेक्टली आप जैसे निकाल रहे हो वैसे भी निकाल सकते हो, जो भी मेथड लगा रहे हो। आपको कुल मिला के बाइनरी निकालना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका। तो आपने 3533 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1766 और रिमाइंडर 1 बचेगा। आपने 1 ऊपर लिख दिया और रिमाइंडर नीचे। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर है 0 और 883। इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करते चलो, और फाइनली जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको इस वे में, मतलब बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट करो। तो बॉटम क्या है? बॉटम है 11, इसके बाद 0। स्टाइल यही रखना, क्योंकि सीक्वेंस आपने चेंज किया तो गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? आपने बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन निकाला है उसके अपोजिट फॉर्म से लिखना स्टार्ट करो। तो 11 0 0 0, ठीक है, 0 फिर 3 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, देन 2 टाइम्स 1, देन 0, देन 1। यही आया सभी का। अब इसको आप बीआई करोगे। अब बीआई में आप देख लो टोटल 12 नंबर है, तो आप नीचे 0 से स्टार्ट करोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आप 3 कॉलम बनाओगे। एक कॉलम आई का होगा, एक कॉलम बीआई का होगा, और एक कॉलम जेड का होगा। ठीक है ना? मतलब आपको स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन थी, साथ में आप रिसोर्स भी देखते चलो, जो आपको गूगल मीट में शेयर है। क्या था कि लेट एन इक्वल टू 11413, एम इक्वल टू 3533, ए इक्वल टू 9726। तो आपने एम की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाली, और निकालने के बाद इसको बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट करोगे। तो बॉटम क्या है? 11011, इस वन, और ये जो बॉटम है 11th नंबर पे था। 11 10 9 10 एंड 0, इस तरीके से। उसके बाद आपका जेड होगा। और जब भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होगा ना, जब भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला जेड होगा दैट विल बी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू ए। ठीक है? यानी कि ये जो जेड वाली सीरीज है, तो आपने 1 स्क्वायर इंटू 9726 कर रहे हो, ये बेसिकली जेड है। और ये 1 क्या है? दैट इज द जेड, इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि अपकमिंग जेड इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड का स्क्वायर इंटू ए। इनिशियली हम जेड इक्वल टू 1 लेके चले हुए हैं, तो
आने वाला जेड क्या होगा, अपकमिंग जेड जो 11th पोजीशन पे होगी वो होगी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू ए क्या है 9726। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या है 9726 मॉड मॉड एन। तो 9726 मॉड एन करोगे, मॉड एन क्या है 11413, तो रिमाइंडर क्या आएगा 9726 ही आएगा, यही होगा ना, क्योंकि 9726 11413 की तुलना में बहुत छोटा है। तो अब जो जेड हो गया वो 9726 हो गया। अब अगले स्टेप पे चलते हैं 10th पोजीशन पे। 10th पोजीशन पे बी आई फिर से 1 है, तो 10th पोजीशन की जेड क्या होगी, जेड विल बी जेड इनिशियल जेड स्क्वायर इंटू ए। अब इनिशियल यानी 11th पोजीशन पे जेड क्या था 9726 था, तो 9726 का स्क्वायर इंटू ए क्या है 9726 है, तो 9726 का स्क्वायर इंटू 9726 जो भी वैल्यू आएगा उसका मॉड 11413 निकालो, तो आउटपुट आएगा 2659। कैलकुलेट करके आप लोग देखो इसको, कैलकुलेट करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं, यानी कि 9726 का क्यूब। नाइन सेवन टू सिक्स इंटू 9726 इंटू 9726, 9726 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 920031709176। अब डिवाइडेड करो 11413 तो आउटपुट आएगा 80612609.233। तो ये 0.233 है ना, वो आपको रिमाइंडर देगा। तो 0.233 इंटू 11413 करोगे तो आंसर आएगा 2659। आ रहा सभी का? यस सर। सर ये स्टेप एक बार दोबारा बोल दो सर, ये जो जो आपने क्या किया लास्ट वाला पॉइंट के बाद फिर मल्टीप्लाई किया इसको। हाँ, आप क्या करोगे, रिमाइंडर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि 9726 स्क्वायर है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 9726, जो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। अब जो भी आंसर आया ना उसको डिवाइड कर दो मॉड एन क्या है 11413। अब यस सर। डिवाइड करने के बाद उसके पॉइंट वाली पोर्शन है ना, सिर्फ उसको कंसीडर करो। पॉइंट वाली पोर्शन क्या है, आप इंटीजर वाले पोर्शन को भूल जाओ, फ्रैक्शन वाले पोर्शन को देखो। फ्रैक्शन वाली पोर्शन क्या है 0.233 है। यस सर। अब 0.233 इंटू 11413 करोगे तो वही आपका रिमाइंडर देगा। मतलब ये आप क्या कहते हैं, डिवीजन ही परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हो कि रिमाइंडर आपको कौन सा पोर्शन देगा, जो फ्रैक्शनल पोर्शन है। आपको यहाँ पे रिमाइंडर उसका मॉड निकालना है, यानी रिमाइंडर पोर्शन निकालना है। तो 0.233 इंटू 11413 करोगे तो आंसर 2659 आया सभी का? Yes, sir. यस सर। यस सर। वंशिका शर्मा आया आपका? दीपिका? Sir, actually मेरे yes sir, good afternoon sir. अरे आंसर बताओ आया कि नहीं? No sir, नहीं आया। कैलकुलेटर उठाओ और 9726 इंटू 9726 इंटू 9726 करो 3 टाइम्स की। Yes sir. हुआ या नहीं ये तो बताओ, yes या no? Yes sir. वंशिका आवाज सुनाई दे रहा है? Yes sir. Yes sir. हाँ, आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद उसको डिवाइड करो 11413 से, जो आपका मॉड है 11413। जो भी आंसर आया होगा डिवाइड करने के बाद उसमें फ्रैक्शनल पॉइंट क्या है 0.233 है। Yes sir, 0.23. अब
जो ये मॉड है यानी रिमाइंडर ये 0.233 वाली ही पोर्शन देगी, तो 0.233 इंटू 11413 करो, कितना आंसर आया? 2659 Yes, sir. आया। So 2659. Yes, हाँ sir. एग्जैक्टली यही करना है। तो आप देखिए, अब आ जाइए हमारा स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 पे आपने 2659 निकाल लिया, यानी स्टेप 2 पे जो जेड की वैल्यू है वो 2659 है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द स्टेप 3। स्टेप 3 नाइन्थ पोजीशन है, नाइन्थ पोजीशन में जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो जब भी बाइनरी वैल्यू 1 आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे? जेड स्क्वायर इंटू ए करेंगे, जेड स्क्वायर इंटू ए मॉड एन करेंगे। इसीलिए पहले वाले में जेड स्क्वायर क्या था? 9726 था, 9726 का स्क्वायर इंटू ए 9726 हो गया, आंसर 2659 आया। लेकिन जब भी जीरो आएगा ना, तो जीरो आएगा तो उतना टाइम हम ए से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ जेड स्क्वायर मॉड एन निकालेंगे। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, 1 और 0। बाइनरी 1 में जेड स्क्वायर इंटू ए मॉड एन, और बाइनरी 0 में जेड स्क्वायर मॉड एन सीधे करेंगे। तो चूंकि थर्ड पोजीशन हमारा 0 है, तो 0 में हम क्या करेंगे? जेड स्क्वायर मॉड एन करेंगे। तो जेड है क्या? हमारा 2659, इससे इनिशियल वैल्यू जेड 2659 है, तो 2659 का होल स्क्वायर मॉड एन करो। तो अब इसे कैलकुलेट करके देखिए कि आंसर आ रहा है 5634, जैसे कि मैंने प्रोसीजर आपको बताया। 2659 इंटू 2659, आंसर आया 707028 नाउ डिवाइडेड 11413 आंसर आया 619 इंटू 0.4936। और इसमें सिर्फ सेक्शनल पार्ट को कंसीडर करो, यानी कि माइनस 619 में कर दूंगा तब फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास आ गया 0.493647 इंटू 1143, सॉरी 11413, तो आएगा आपका 5634 आ रहा है। Yes, sir. यस सर। सभी का आंसर आया 5634। यस सर। ओके, तो अब इसी तरीके से आगे फिर सॉल्व करते हैं। चलो अगले बार में 1 है तो 1 है तो क्या होगा? जेड स्क्वायर इंटू ए, जेड स्क्वायर क्या है? इनिशियल जेड। अब इससे प्रीवियस जेड की बात करेंगे, 5634 का स्क्वायर इंटू ए क्या है? दैट इज फिक्स 9726। इसको सॉल्व करोगे तो 9167 आएगा। फिर से अगले बार में 1 है, फिर से 1 है, फिर 0 है। तो आप जहां पे भी देखो, जहां जहां 0 है वहां पे सिर्फ जेड स्क्वायर मॉड एन हो रहा है, और जहां पे 1 है वहां पे जेड स्क्वायर मॉड ए हो रहा है। आपको पता है हैकर्स लोग ना ये, क्योंकि जो आरएसए एल्गोरिथम्स है उसके फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम और इसी कैलकुलेशन हार्डनेस, मतलब ये जो कैलकुलेट कर रहे हो इसके हार्डनेस पे डिपेंड करता है। तो हैकर्स लोग भी बड़ा तेज होता है, वो लोग साइड चैनल अटैक इसमें अप्लाई करता है, यानी आपके कंप्यूटर के बाजू में बैठ लेगा और वो ये चेक करता है कि पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे जीरो पोर्शन आएगी ना वहां पे थोड़ा सा कम टाइम लगता है सॉल्व करने में, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें इंटू ए नहीं हो रहा है। और जहाँ पे 1 आएगी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये साइड चैनल अटैक में क्या करता है? साइड चैनल अटैक इंप्लीमेंट करने के लिए जहाँ पे इंक्रिप्शन टास्क प्रोसेस हो रहा है उसके बाजू में बैठ लेता है और टाइम को एनालाइज करता है, किस पर्टिकुलर स्टेप को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है। जो कम लग रहा है वो 0 है, जो ज्यादा लग रहा है वो 1 है। हैकर्स भी बड़े तेज हैं। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते आएंगे और फाइनली जो लास्ट स्टेज है, स्टेज नंबर 12 0 जो कि है इनिशियल स्टेज, वहां पे आपकी जो वैल्यू आएगी 5761 है। तो कुल मिला के जो आपने क्वेश्चन लिया था 9726 के पावर 3533 मॉड 11413, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5761। और ये सिर्फ स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम के थ्रू ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको छोड़कर और कोई तरीका नहीं है, ना तो कैलकुलेटर आपका इतना सॉल्व कर पाएगा और ना ही कोई अदर मेथड, या आपको फिर प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एक चीज पूछनी है सर मुझे। दो चीज पूछो भाई, पूछो।
सर जो ये तो वैसे अगर हम कैलसी में यूज करें तो आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है कि वो 10 की पावर 99 तक दिखा रहा है। तो सर जो सुपर कंप्यूटर्स नहीं कंप्यूट करते। तुम्हारी आवाज कट रही तिवारी जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर हाँ कि जो ये 9726 की पावर 3533 है सर, ये एक सेकंड कैलसी में तो कैलकुलेट नहीं हो कॉल पाएगा। करता हूँ आपको ना, 2 मिनट का टाइम दीजिए। यस सर। हाँ बोलिए, क्या क्या बोला तिवारी जी, फिर से बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर कैलसी में तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो 10 की पावर 99 तक की रेंज में यूज करता है। तो ये सर कैलकुलेशन किसी सुपर कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते क्या, कर या कोई सकते ऐसा हो, देखो कंप्यूटर में तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग बना के कर सकते हो यार। पाइथन का प्रोग्रामिंग लिखो 5 लाइन में मैं इसको पूरा सॉल्व कर दूंगा। 5 लाइन आई नीड। जो एल्गोरिथम सब प्रोग्रामिंग आपने किया होगा पाइथन C++, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा चीज है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर में जाओगे तो नहीं होगा। हाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर में यस सर। यू मे सॉल्व इट, लेकिन रियल टाइम में पता है लार्ज प्राइम नंबर कितने होंगे? 8 डिजिट का लार्ज प्राइम नंबर होगा, 8 डिजिट का लार्ज प्राइम नंबर। अब उसकी पावर जो होगी पता चला कि 13 डिजिट की पावर होगी। मॉड जो निकाल रहे हो पता चला 25 डिजिट की होगी। तो वहां पर फिर बड़ा दिक्कत जाता है। एक्चुअल लाइफ टाइप में उसी टाइप से हार्डनेस रहता है। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। So नो now सर। I am going to share another resources for same things. हम लोग के इस पे अभी एक आर्टिकल भी आया हुआ है 2021 में, उसी को मैं शेयर करता हूँ थोड़ा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है DSSAM, डिजिटली साइंड सिक्योर एक्नॉलेजमेंट मेथड फॉर मोबाइल एडॉप्ट Yes, sir. नेटवर्क। तो ये आप देख सकते हैं Yes, sir. जर्नल ऑफ यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में है, जो कि 2021 में भी लेटेस्ट पब्लिश हुआ था। इसे पब्लिश होने में लगभग 1 ईयर लग गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देख सकते हो सिक्योरिटी गोल, सिक्योरिटी अटैक मॉडल एंड यूजेबिलिटी एट्रीब्यूट, सिक्योरिटी गोल्स इसी टाइप से है। ट्रैफिक एनालिसिस, इसे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सिक्योरिटी अटैक, आपको सिनारियो पहले क्रिएट करना होता है, फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है। ओके, तो मैं सीधे एल्गोरिथम्स पे आता हूँ। जैसे इसमें एक वॉच डॉग प्रॉब्लम होता है, तो इससे हमने एक IoT एप्लीकेशंस के लिए डिप्लॉय किया हुआ था इसे। आपको ये वाली फिगर दिखाई दे रही है, ओनली बाय पब्लिक की सेटअप। यस सर। ओनली बाय पब्लिक की सेटअप पे दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख यस। सकते हैं कि सिनारियो क्या था कि आपने मतलब सिक्योर मैसेजिंग करना है। एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर का स्कीम है, और डिजिटल जो सिग्नेचर है वो RSA एल्गोरिथम को यूज करके बनाया गया है। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो कि एलिस है और एक बॉब है। तो एलिस भी अपना की पेयर जनरेट किया हुआ है, EA एंड DA। EA जो है पब्लिक की है और DA जो प्राइवेट की है, उसी तरीके से बॉब ने जनरेट किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो EA मतलब एलिस है, वो बॉब के लिए मैसेज क्या करेगा, सिक्योर करेगा, यानी कि मैसेज जनरेट करेगा, सिक्योर मैसेज। तो सिक्योरिंग मैसेज कैसे जनरेट होगा? जो इसकी बॉब की EB है, यानी कि बॉब की जो पब्लिक की है उसको यूज करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है C,
that has been generated with the help of EEB, यानी कि इंक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म हो रहा है बॉब के पब्लिक की को यूज करके। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हैशिंग एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं कि जो डायरेक्टली मैसेज आता है वो इतना कई बार हाई बीट का होता है या हाई अमाउंट का होता है कि डायरेक्टली उसको सेंड करना बड़ा दिक्कत होता है, तो उसके हैश फंक्शन को जनरेट किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम बेसिकली ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बोथ आर प्रिजर्व, ऑथेंटिकेशन भी मेंटेन होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी। अब रिमेंबर इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर स्कीम अभी हम लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिजिटल सिग्नेचर स्कीम में जो मैसेज है ना वो तो सिक्योर किया जाता है किसके थ्रू, बॉब के पब्लिक की को यूज करके, लेकिन वहां पे उसमें जो साइनिंग किया जाता है ना वो एलिस के प्राइवेट की को यूज करके साइन किया जाता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का आप कभी कॉन्सेप्ट पढ़ना अपने लेवल पर, मैं रिसोर्सेज भी आपको शेयर कर दूंगा। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली ये बताने का कोशिश करता है कि जो दो बंदे के बीच जो बात हो रही है ना वो आपस में ऑथेंटिकेट है, यानी वो एक दूसरे के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। ऐसा नहीं हो कि बॉब बात कर रहा है, बॉब को पता ही नहीं जो एलिस से बात कर रहा है वो फर्जी बंदा है। तो ये अपने फर्जीनेस को अवॉइड करने के लिए या उसको प्रूफ करने के लिए, अपने ऑथेंटिकेशन को प्रूफ करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर स्कीम यूज किया जाता है। इसको सिंपल आप समझ सकते हो कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखा और लिख के दे दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस कि जब तक आप वहां पे साइन नहीं करोगे। आप एप्लीकेशन लिखने के बाद अपना साइन करते हो और डेट मेंशन करते हो, तब फिर जाके उस एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी प्रूफ होती है। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी होता है कि आप सिक्योर कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी कि जिस बंदे के साथ कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेट पर्सन है कि नहीं। तो उसके लिए फिर डिजिटल सिग्नेचर स्कीम का यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर स्कीम में भी आरएसए एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट यूज होती है। तो ये वही एक सिनारियो है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें आरएसए एल्गोरिथम्स जो जनरेट करने की कॉन्सेप्ट है, जैसा अभी हमने पढ़ा था उसी टाइप से कुछ है। आप देखिए, in RSS setup key generation phase algorithm और key generation phase for RSS setup to create digital signature। ठीक है, तो इनपुट हमने k लिया और k क्या है, where k required the modulus bit length। हम सबसे पहले हम स्पेस डिफाइन कर रहे हैं कि जो भी हमारा डाटा होगा इस की साइज से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब लेट से कि हमने डिफाइन कर दिया कि 32 बिट की यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है, तो सारे जो आप डेटा लोगे EA, DA, NED सब 32 बिट के लेस में होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड मॉडुलस बिट लेंथ। अब आउटपुट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए की पेयर। अब की पेयर हमारा क्या है, दैट इज द EA एंड DA है। EA क्या है, N और E, N वही P इंटू Q और E जो आपने सेलेक्ट नंबर किया था, और D क्या है, PQD, where EA is the public key, DA is the private key, and N is the modulus, that is the product of two large prime numbers P and Q, where N equals to P into Q, not exceeding K bits, यानी आपने जो साइज लिया है उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, K bits in length, it should be one way function, I factorization must be hard। वन वे फंक्शन कहने का मतलब ये है कि आपको P और Q दिया हुआ है तो आपने N फाइंड आउट कर लिया, लेकिन N को देख के आप P और Q फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है। तो इसीलिए हम इसे वन वे फंक्शन बोलते हैं। और अगर वन वे फंक्शन है इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन मस्ट बी हार्ड, यानी कि इसकी सिक्योरिटी हार्ड है। फिर उसके बाद ई हम एक चूज करते हैं पब्लिक एक्सपोनेंट, क्योंकि आपने देखा है कि ई जो पब्लिक की है क्या है, वो एन और ई है। तो ई बेसिकली यहाँ पे पब्लिक एक्सपोनेंट है। तो पब्लिक एक्सपोनेंट अ नंबर लेस देन एन को प्राइम टू फाई एन सच दैट GCD E in comma phi n equals to 1, where phi n is Euler's phi or tangent function which value is equal to P minus 1 into Q minus 1, required to ensure that E has inverse under mod phi n, that means E inverse equals to D। Here inverse of E will exist because GCD E comma phi n equals to 1। यही चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया हुआ था अपने मेन रिसोर्सेस में। ठीक है, बस लिखने के स्टाइल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो हेयर D इक्वल टू प्राइवेट एक्सपोनेंट सच दैट ED कॉन्ग्रेंट 1 mod phi n एंड दिस सिंबल इक्वल टू कॉन्ग्रेंट 2। ठीक है, तो यही चीज हमने बोला कि अगर E is co-prime with phi n then there definitely exist inverse of E, and inverse of E will nothing but it's a D, and this D is known as a private exponent। कि आप देख सकते हो जो D है किसका की स्पेस है, DA का है, इनके प्राइवेट की का है।
तो इस तरीके से आउटपुट है और आपने सिनारियो कंसीडर किया। उसके बाद यू विल चूज द वैल्यू ऑफ ई सच दैट जीसीडी ऑफ ई कॉमा फाई एन इक्वल टू 1, देन रिपीट टू जनरेट पी। और आप इस फार्मूला के थ्रू पी टेंस टू जेन प्राइम के बाई 2 until p mod e not equal to 1, अगर ये सॉल्व करते हो then you will get the one large prime number p. उसके बाद similarly you will try to apply this thing k minus k by 2, then you will get the another prime number q. Then you will compute n equal to p into q, then compute phi n equal to p minus 1 into qn, then compute d. d is nothing but it's a mod inverse e comma phi n equals to e inverse 1 mod phi n, then return n e d. ये आपको n और e और d रिटर्न करेगा। तो ये जो एल्गोरिथम्स है आप इसे डायरेक्टली सी प्लस प्लस और पाइथन में अप्लाई करके प्राइम नंबर जनरेट कर सकते हो, उसके फाई एन जनरेट कर सकते हो, ई सेलेक्ट कर सकते हो और आपको यू कैन कैलकुलेट डी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेम कॉन्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे यूज हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर में आप देख सकते हैं कि जो मैसेज जा रहा है ना, वो मैसेज सिक्योर मैसेज ईबी के थ्रू सिक्योर हो रहा है, लेकिन एलिस के जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट जो पोर्शन है डीए, उसके थ्रू क्या हो रहा है, एक डिजिटली साइन हो रहा है। दिस वन इज द प्राइवेट पोर्शन ऑफ एलिस एंड डीए एंड बॉब का डीबी है। एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज करते हैं और डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, इस फार्मूला से सेट चेक होता है। अगर ये फार्मूला सेट हो रहा है दैट मीन्स ट्रू, दैट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है, और नहीं तो इसका मतलब क्या है, डिजिटल सिग्नेचर वैलिड नहीं है। तो यही है आरएसए डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन। आपने क्रिएट किया और उसके बाद आपने वेरीफाई कर रहे हो कि ये जो क्रिएटेड सिग्नेचर है वो ट्रू है और फॉल्स है। ओके, इस तरीके से सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इसी में, और एल्गेमल क्रिप्टो सिस्टम्स वगैरह भी आता है, नेप्स पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम्स है। उसके बाद अभी मॉडर्न डेट पे और जो यूज कर रहे हैं मॉडर्न स्ट्रीम साइफर क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट है। आपने सुना होगा पीजीपी, प्राइवेट गुड, क्या बोलते हैं, प्राइवेसी गुड प्राइवेट समथिंग, पीजीपी है, प्राइवेसी गुड प्राइवेसी या समथिंग कुछ है, मैं एक सेकंड लेट लूंगा चेक। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी ईमेल की सिक्योरिटी को कंफर्म करता है। प्रीटी गुड प्राइवेसी, there is one scheme PGP, PGP स्टैंड फॉर प्रीटी गुड प्राइवेसी। तो आज के डेट में जो हमारा ईमेल सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो पीजीपी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने सुना होगा आज के डेट में होमोमॉर्फिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम, फंक्शनल क्रिप्टोग्राफी, मल्टी फंक्शनल क्रिप्टोग्राफी, इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये सब एकदम लेटेस्ट टाइम पे यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एग्जांपल ये भी होता है जीमेल में सर। तिवारी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पता नहीं आप माइक यूज कर रहे हैं कि नहीं या क्या इशू है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्लियरली आप क्या बोल रहे हो। सर नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क पकड़ लो, नेटवर्क प्रॉब्लम अवॉइड करो। यस सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जीमेल में आप जो ऑप्शन आता है कि जब सेंडर को डेट ऑफ बर्थ से लॉग, जब आपको मेल रिसीव होती है आप डेट ऑफ बर्थ, तो भी सर डिजिटल सिग्नेचर का एग्जांपल है। कोई समझ पा रहा है इसका क्वेश्चन तो मुझे बताया, आयुष से समझ में आया क्या बोल रहे हैं तिवारी जी? नहीं सर, चरित आपकी वॉइस हो रही है। आपके बीच में ना साउंड ही कट हो जा रहा है, तो सेंटेंस मैं कंप्लीट नहीं सुन पा रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई नहीं, आप फोन कर लेना। और किसी कोई डाउट? नो सर। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा कि जो कंबाइनली आपको यूनिट लेक्चर 1 से लेकर यूनिट लेक्चर 4 तक का मटेरियल मेरे, सॉरी 12 तक का मटेरियल पड़ा हुआ है, वो मैं सारे आपको सेंड करूंगा। ये एक्चुअली इंटायर क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें, हमारे सिलेबस से बाहर का भी चीज बहुत है इसमें।
तो इंटायर क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क की बात करें, उसको आप समझना चाह रहे हैं सिक्योरिटी सिस्टम को, तो आपको कम से कम 1 ईयर का टाइम इसमें पे करना पड़ेगा। यानी कि आप पर यूनिट लेक्चर में 1 मंथ का टाइम देते हो, क्लियरली अंडरस्टैंड करते हो, तो क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो और आप रियली एंजॉय भी करोगे इसे। और अभी तो आपका कहीं खुद ही सर दर्द कर रहा होगा कि यार ये स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन पता नहीं कैसे इतने लार्ज नंबर का रिमाइंडर आएगा, कैसे आप यूलर थ्योरम अप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी सिस्टम्स पे आए ही नहीं है। वहाँ के तो जो मैथमेटिक्स है वो तो आपको ऐसा लगा कि आप इनका सिंबल से अपने लाइफ में पहली बार देख रहे हो, ऐसा सिंबल आपने देखा ही नहीं है कभी। बट चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं है, अगर किसी